वेलकम बैक डियर ऑल एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में थर्ड चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना अध्याय 3। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? तो पृथ्वी का जो नेचर है उसके बारे में क्या आप अनुमान लगाते हैं? एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, इमेज क्या बनी हुई है दिमाग में उसके बारे में बात चल रही है। क्या आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट के गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है? वो जो पृथ्वी है वो लाइक बॉल की तरह है जो हम क्रिकेट में यूज करते हैं, या वो ठोस बॉल है या खोखली है अंदर से, जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? तो वोल्केनिक इरप्शन का कोई एनिमेटेड वीडियो आपने टेलीविज़न पर देखा है या रियल वीडियो आपने टेलीविज़न पे देखा, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ताकि वो ठोस जो गेंद है या जो सॉफ्ट है अंदर से गेंद, उन दोनों में अंतर किया जा सके। अगर ठोस है तो वोल्केनिक इरप्शन जिस तरीके से होता है वो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के रूप में बना रहता है। क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, राख, आग तथा मैग्मा याद है? तो सारी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। तो इंडोजेनेटिक और एक्सट्रोजेनेटिक जो फोर्स हैं वो लगातार क्या करती हैं? आकार देते रहती हैं पृथ्वी को। ठीक है ना? अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भूआकृति की प्रक्रिया को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भूआकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी में जो आप प्रोसेस देखते हैं कि पहाड़ किस तरीके से बन रहे हैं, चट्टान किस तरीके से बन रही है, तो ये सारे के सारे प्रक्रियाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, तब हम अर्थ के बारे में कुछ जानकारी समझ सकते हैं। ठीक? मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है। तो जो ह्यूमन लाइफ है वो पूरी तरीके से हमारा जो जियोलॉजिकल जो पार्ट है अर्थ का, जो भूगर्भिक संरचना है, लैंडफॉर्म है, उसकी वजह से पूरी तरीके से प्रभावित रहता है। जैसे आप देखते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ गिर रही है लगातार, वहाँ पर लोग गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और जहाँ पर धूप ज़्यादा हो रही है मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ पर लोग कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या गर्मी में जो उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं उनका उपयोग वहां पर करते हैं। तो ये पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है मनुष्य के जीवन को। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक? इसीलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती हैं, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी की का निर्माण करने वाली भूप्रपट्टी क्रस्ट से कोर तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सारे के सारे जो लेयर्स हैं, पृथ्वी पृथ्वी क्या है, 3 लेयर में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो वो उसके बारे में हमने पढ़ा था, लेयर में है, और लेयरों में क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर में, दोनों में अंतर वहां पर देखने को मिल रहा था। यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषता के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। तो जो लेसन है वो इसी से संबंधित है कि वैज्ञानिकों ने कैसे अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होंगी, क्या उसकी विशेषताएं होंगी। इन सारी चीजों के बारे में एक जानकारी लेना काफी कठिन विषय था, तो आगे को पता चलेगा। भूगर्भ की जानकारी के साधन। तो जो भूगर्भ है उसके बारे में, पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी के साधन क्या क्या रहे होंगे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, इसे आप याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बार पूछी जाती है कितनी है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका परीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके।
यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इसकी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर या पृथ्वी के अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी लेना बहुत टफ है। लेकिन कुछ-कुछ अनुमान के आधार पर, कुछ अप्रत्यक्ष आधार पर इसमें जानकारी ली गई है। जैसे जैसे ज़मीन के अंदर से अगर मैग्मा बाहर निकलता है तो लावे के रूप में विस्थापित हो जाता है। उस लावे के सैंपलों से हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में कौन-कौन से पदार्थ मेल्टेड हैं या कौन-कौन से पदार्थ तरल अवस्था में पाए जाते हैं। या कोई गैसें निकलती हैं, गैसों का रिसाव होता है तो उनके आधार पे भी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या होगा और कितना इसके अंतर्गत गैसें किस मात्रा में कौन-कौन सी हैं। प्रत्यक्ष क्या-क्या साधन हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें अ, अथवा वे चट्टानें हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। तो 3 से 4 किलोमीटर गहरी कहाँ की खानें हैं? अफ्रीका की खानें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गहरा जाना संभव नहीं है बता रहे हैं, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट व समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहरा तक किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सबसे गहरी अगर ड्रिलिंग या खुदाई कहीं हुई है तो वो कहाँ हुई है? कोला क्षेत्र में हुई है जो आर्कटिक महासागर में है। ठीक है ना? चलिए, परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ से हमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हैं जो कि आज तक हमें नहीं पता थी कि पृथ्वी के अंदर क्या-क्या पदार्थ पाए जाते हैं और जलीय क्षेत्र में अगर ये पड़ रहा है तो वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी मोटाई से निकल रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि मैग्मा जब निकलता है पृथ्वी के अंदर से, तो वहाँ पर भी हम उस मैग्मा के सैंपल से पता कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि कौन-कौन से इस पर चीज़ें उपलब्ध होंगी। अब अगला है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या-क्या हो सकते हैं, उसके बारे में भी एक बार चर्चा करेंगे। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ-साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ें बढ़ती हैं पृथ्वी की गहराई बढ़ने के साथ-साथ, हम पढ़ चुके हैं इसको। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ-साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। पदार्थ का घनत्व भी बढ़ेगा। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आँका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं जो कभी-कभी धरती पर पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती-जुलती है। ये उल्काएँ वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हम हमारा ग्रह बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। तो उल्का पिंडों के बारे में भी
हम जानकारी अगर इकट्ठा करते हैं तो पृथ्वी के बारे में हमें बहुत सी चीजें इसमें पता चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं सम्मिलित हैं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटी फोर्स है उसके आधार पे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। यह गुरुत्व बल ध्रुवों पर अधिक व भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो ध्रुवों पर गुरुत्व बल कम अधिक देखने को मिलता है जबकि भूमध्य रेखा में कम। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी आप याद रखें कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो डिफरेंट कहाँ-कहाँ पर होते हैं, ठीक है ना? पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग-अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। तो जहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा ग्रेविटी फोर्स का, उसे हम क्या बोलेंगे? गुरुत्व विसंगति या ग्रेविटी एनोलॉमी कहेंगे इसे। ठीक है ना? चलिए, अगला है इसमें गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भूपर्पटी के बारे में, चुंबकीय पदार्थों के बारे में, चुंबकीय सर्वेक्षण से कई जानकारियां हमें भूकंपीय गतिविधियों के बारे में पता चल जाती हैं। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। चैप्टर को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं। लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।